EMRS PGT हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अभिवादन। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। और EMRS PGT के लिए एग्ज़ाम डेट 16 दिसंबर आ गई है और एग्ज़ाम सिटी के लिए लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, चेक कर लिया होगा। नहीं किया है तो अब से चेक कर लीजिए जा करके, लिंक पर क्लिक करके, कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सी सिटी में पड़ा हुआ है। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मुझे बताइए कि आपका सेंटर कहाँ गया हुआ है। और EMRS PGT के लिए पदयावत जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे 1 से 2 प्रश्न तो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले नीलम जी ने रिक्वेस्ट की थी कि साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य और साहित्य की विविध विधाएं पर मैं वीडियो बनाऊं। तो नीलम जी, आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा इस समय मेरी बहुत व्यस्तता है मुझे, लेकिन 2-4 दिन में मैं ज़रूर इस पे, मेरे पास कंटेंट है इसका पूरा, लेकिन अलग अलग जगह पर है। उन्हें सब जगह से एक जगह पे करना, लिखना, फिर उसके ऊपर फिर PDF बनाना, फिर वीडियो बनाना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और 1-2 दिन इधर व्यस्तता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस पर बहुत अच्छी वीडियो आपको दूंगी। मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्यावत जायसी, पद्यावत नहीं, जायसी पढ़ना था हम लोगों को। तो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पद्यावत। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म हुआ था 1492 और मृत्यु हुई थी 1542 में। जन्म 1492 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जन्म और मृत्यु, जन्म ज़्यादा पूछता है, मृत्यु नहीं, जन्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492, मृत्यु 1542। तो पिता इनके थे मलिक शेख ममरेज या मालिक राजे। इनके गुरु थे सैयद अशरफ तथा मुहिउद्दीन, 2 गुरु थे इनके। आश्रयदाता थे राम सिंह अमेठी नरेश। बचपन का नाम था शेख मुंसफी। तो देखिए, जायसी का बचपन का नाम शेख मुंसफी था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु बाद में मुहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जायस क्षेत्र का निवासी होने के कारण जायसी कहलाए। जायसी जाति के शेख थे तथा मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी। जाति के ये शेख थे, मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद इनका नाम हुआ और जायस के रहने वाले थे, इसलिए जायसी हुए। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे इनका पालन पोषण ननिहाल, मानिकपुर, प्रतापगढ़ में हुआ। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे इनका पालन पोषण ननिहाल, मानिकपुर, प्रतापगढ़ में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में कहा है, भा अवतार मोर नौसदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। अपने जन्म एवं कर्म स्थान को लेकर जायसी ने इस प्रकार कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, तहों आई कवि कीन बखानू। जायसी ने चित्रलेखा में शेख मोहिदी को अपना गुरु बताया है। तो चित्ररेखा में इन्होंने शेख मोहिदी को अपना गुरु बताया है तथा पद्यावत में सैयद अशरफ को अपना गुरु बताया है। तो याद रखिएगा, चित्ररेखा में शेख मोहिदी को अपना गुरु बताया है और पद्यावत में सैयद अशरफ को अपना गुरु बताया है। सैयद अशरफ पीर पियारा, 3 मोई पंथ दीन उजियारा। और दूसरी पंक्ति देखिए, ये चित्ररेखा से है, गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, जले उताइल जेहि कर खेवा। तो ये दोनों अपने गुरु के संबंध में इनकी उक्तियाँ थी। जायसी का बाह्य व्यक्तित्व प्रभावी नहीं था। जायसी को 6 वर्ष की अल्पावस्था में ही चेचक के प्रकोप से इनकी बाईं आँख और बायां कान जाता रहा। इन्होंने स्वयं लिखा है, मुहम्मद बाई दिसी तजा, एक सखन एक आँखी। जायसी बड़े कुरूप थे। कहते हैं, एक बार शेरशाह इनकी कुरूपता पर हंस पड़ा, जिस पर जायसी ने कहा, मोही का हंसेसी की कोह रही। देखिए, एक प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तो जायसी किसके समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे और अमेठी नरेश इनके आश्रयदाता थे। तो देखिए, मोह का हंसेसी की कोह रही, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर, सृष्टिकर्ता या अल्लाह पर, जिसने इस शरीर को गढ़ा है। जायसी गृहस्थ थे। वे एक पुत्र के पिता थे। अचानक मकान में दब जाने के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे दुखी होकर जायसी विरक्त हो गए तथा सूफी संप्रदाय की ओर आकर्षित हो गए।
जायसी ने चिश्तिया सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर शेख मुहिउद्दीन से उन्होंने दीक्षा ली। जायसी उच्च कोटि के साधक थे। उपासना के क्षेत्र में वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, पर सूफी होने के कारण उनकी उपासना में सगुणोपासना की सी सहृदयता थी। वे अपने खुदा के जलाल नहीं जमाल के उपासक थे। जायसी अपने समय के बड़े सिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें पहुंचा हुआ पीर मानते थे। उनके अनेक शिष्य थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि उनका एक शिष्य अमेठी में रहता था और वह नागमती का 12 मासा गा गा कर घर घर भिक्षा मांगता था। एक दिन अमेठी नरेश ने उसे बुलाकर वह 12 मासा सुना और उसके रचयिता का नाम पूछा। शिष्य ने जायसी का नाम बता दिया। तब अमेठी नरेश ने बड़े सम्मानपूर्वक जायसी को अपने यहाँ बुलाकर राजाश्रय दिया। जायसी अमेठी के मंगरावन में रहते थे। एक दिन एक शिकारी उस वन में शिकार के लिए गया। उसे वहां बाघ की गरज सुनाई दी। आत्मरक्षा के लिए उसने गोली चला दी। पास जाकर देखा तो उस बाघ की जगह जायसी का शव मिला। अमेठी के राजा ने वहीं उनकी समाधि बनवा दी, जो अब भी वर्तमान है। आचार्य शुक्ल का ये स्टेटमेंट देखिए, जायसी में शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद है तो कबीर में चिंतात्मक रहस्यवाद मिलता है। कबीर का रहस्यवाद एकांतिक और व्यक्तिनिष्ठ है। जायसी का रहस्यवाद मूलतः समष्टिवादी है। कबीर का प्रेम संबंध भारतीय व जायसी का अभारतीय है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ देखिए, पद्यावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी रचनाएं, और इनसे जरूर प्रश्न आ सकता है। आचार्य शुक्ल ने जायसी के केवल 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्यावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आचार्य शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो आचार्य शुक्ल ने केवल 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्यावत, अखरावट और आखिरी कलाम। वैसे इनकी और रचनाएं हैं, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत भी इन्हीं की रचनाएं हैं। जायसी द्वारा रचित कुल 24 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सभी अप्राप्त है। बस इतनी ही रचनाएं प्राप्त हैं। पद्यावत 1540, इसमें पद्यावत का रचना काल है 1540। देखिए, आपको कालक्रम से लगाने के लिए प्रश्न आ सकता है, तो सन याद रखना जरूरी है। सन 947 अहा कथा आरंभ वैन कवि कहा, आदि अंत जस कथा अहै लिखि भाखा चौपाई कहे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की कन्या पद्मावती की प्रेम कहानी है। तो देखिए, चित्तौड़ के शासक रत्नसेन, ये तो सबको याद होता है। सिंघल देश के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की कन्या थी प्रेमवती, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, यानी 57 खंड हैं। पद्यावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्यावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। पद्यावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी के पद्यावत का मूल ढांचा अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौमचरियों पर आधारित है। देखिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। जायसी के पद्यावत का मूल ढांचा अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौमचरियों पर आधारित है, और तुलसी का रामचरितमानस जायसी के पद्यावत पर आधारित है। जायसी के पद्यावत पर उसका मूल ढांचा आधारित है। पद्यावत में रस। पद्यावत में रस, पद्यावत का मुख्य विषय प्रेम तत्व का निदर्शन तथा प्रेम व्यापार का वर्णन है। प्रेम के अंतर्गत विरह पक्ष का महत्व अधिक है। पद्मावत में रसराज का ही प्राधान्य अर्थात श्रृंगार रस का ही प्राधान्य है। पद्मावत के वियोग वर्णन में कवि अपनी संपूर्ण भावनाओं के साथ प्रोषित पतिका नागमती के विरह का वर्णन करता है। उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण करने के लिए कवि ने 12 मासा का आयोजन किया है, जो अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। जायसी ने पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत फारसी पद्धति को अपनाया है, क्योंकि भारतीय वियोग वर्णन में रक्त मांस की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन अधिकांश विरह वर्णन भारतीय पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप है। नागमती के विरह कथा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। यही कारण है कि उन पर ऊहात्मकता का आरोप लगाया गया है, लेकिन कवि विरहानुभूति की तीव्रता का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त वीर रस, वात्सल्य, करुण, विभत्स, शांत आदि रसों का भी प्रयोग पद्मावत में हुआ है। छंद विधान। पद्मावत में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग कड़वक शैली में हुआ है, और दोहा चौपाई कड़वक शैली में रामचरितमानस का भी प्रयोग हुआ है।
7 चौपाइयों के बाध्यता देने के लिए एक दोहे का प्रयोग किया गया है। 7 चौपाइयों की बाध्यता देने के लिए एक दोहे का प्रयोग किया गया है। भाषा, पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अत्यंत सरल स्वाभाविक अवध प्रदेश की बोली है। प्रकृति चित्रण, पद्मावत में प्रकृति का चित्रण निम्न रूपों में हुआ है। उद्दीपन रूप में, अलंकार योजना के लिए, वातावरण सृजन के लिए और मानवीय भावों को व्यंजित करने के लिए। पद्मावत में प्रकृति विधान, पद्मावत में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। चित्तौड़ यहाँ इसमें तन है, राजा इसमें मन है, सिंघलदीप हृदय है, पद्मिनी बुद्धि है, सुआ गुरु है और नागमती दुनिया धंधा है। ये देख लीजिए, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें पद्मिनी बुद्धि और नागमती दुनिया ये ज़्यादा पूछा जाता है। चित्तौड़ तन, राजा मन, सिंघलदीप हृदय, पद्मिनी बुद्धि, सुआ गुरु और नागमती दुनिया धंधा। राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन माया और 14 भुवन मानव पिंड हैं। मैं यही अरत पंडितन बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा। तन चितौर मन राउर कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। राघव चेतन सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंधा। प्रेम कथा एहि भांति विचारहु, बूझ लेउ जे बूझे पारहु। पद्मावत अन्योक्ति काव्य है अथवा समासोक्ति। पद्मावत को कुछ लोगों ने समासोक्ति, वास्तव में पद्मावत समासोक्ति है, अन्योक्ति नहीं, क्योंकि इस काव्य में महत्व कथा का है। इसमें कहीं कहीं आध्यात्मिक व्यंजना की गई है, उसे समासोक्ति बनाने में सहायक भी है। पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 में आवलो उजाला कवि ने किया है। आवलो उजाला कवि ने किया है। ये परीक्षा, ये TGT 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। बंगला में पद्मावत का अनुवाद किसने किया है? तो बंगला भाषा में पद्मावत का अनुवाद आवलो उजाला ने किया है। पद्मावत के प्रमुख खंडों के शीर्षक हैं: प्रथम खंड स्तुति खंड, द्वितीय है सिंघलदीप खंड, तृतीय जन्म खंड, चतुर्थ है मानसरोवर खंड, अष्टम खंड है, देखिए ये इंपॉर्टेंट खंडों के नाम हैं। अष्टम खंड है नागमती सुआ संवाद, 9वां है राजा सुआ संवाद, 16वां है सिंघलदीप खंड, 19वां है पद्मावती वियोग खंड, 26वां है पद्मावती विवाह खंड और 30वां है नागमती वियोग खंड। देखिए, पद्मावती वियोग खंड 19वां है और नागमती वियोग खंड 30वां है। 31वां है नागमती संदेश खंड, 36वां खंड है नागमती पद्मावती विवाद खंड, 57वां खंड है पद्मावती नागमती सती खंड और 58वां खंड है उपसंहार खंड। तो 58वां नहीं, 57 खंड माने जाते हैं। जयसिंह उसके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी रचना मानते हैं। विजय देव नारायण शाही का मानना है कि जायसी सूफी नहीं है और यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। विजय देव नारायण शाही का मानना है कि जायसी सूफी नहीं है और यदि हैं तो कुजात सूफी हैं, यानी वो इन पर हिंदू धर्म का और हिंदू परंपराओं का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जायसी को पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक व्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। रामकुमार वर्मा का स्टेटमेंट है, जायसी ने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने बोला, पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने कहा, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक त्रासदी रचना है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट, नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और यह जायसी द्वारा पूरी हुई। एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव रतिभाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, जायसी की अवधि अवधि की अर्धान है। जायसी की अवधि अवधि की अर्धान है, डॉक्टर बच्चन सिंह। जायसी से संबंधित प्रमुख पुस्तकें देखिए, जायसी ग्रंथावली की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेदी और आचार्य शुक्ल, इन दोनों लोगों ने इसी शीर्षक से लिखा है। पद्यावत संजीवनी व्याख्या 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल। मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य शिव सहाय पाठक। जायसी केवल जायसी शीर्षक से विजय देव नारायण शाही। अखरावट अखरावट जायसी ने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं जो मूलतः इस्लामी धर्म ग्रंथ पर आधारित हैं। इस ग्रंथ में कवि ने जीव, ब्रह्म, प्रकृति आदि की सैद्धांतिक विवेचना की है। आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन मिलता है, इसमें मोहम्मद साहब के महत्व का वर्णन मिलता है, इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा मिलती है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, मोहम्मद साहब के महत्व का वर्णन है और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा मिलती है। चित्ररेखा, यह गोमती तट पर स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रेम गाथा है। चित्ररेखा और कन्नौज के राजा प्रीतम कुंवर की प्रेम गाथा है। चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा, चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा, देखिए सब च है। और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रेम गाथा है। कहरनामा, इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ कहार जाति में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन की योजना भी प्रस्तुत की है। कहरनामा कहारों के लोकगीत कहरवा के लोक धुन पर आधारित है। कहरनामा कहारों के लोकगीत कहरवा के लोक धुन पर आधारित है और इसमें प्रचलित विवाह, कहार जाति में प्रचलित विवाह की योजना भी प्रस्तुत की गई है और आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ। मसलनामा, इसमें ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन का चित्रण किया गया है। कन्हावत, इसमें जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। तो ये जायसी के ऊपर मेरी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर लाभ उठाएंगे। अपने विचार और अपने प्रश्न ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए और इस समय पूरी तैयारी, मनोयोग से तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीलम जी, मैं जल्दी आपके टॉपिक पर मैं जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।